हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई हार्टली वेलकम यू ऑल इन माय चैनल ऑक्सी एमबीबीएस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे धतूरा पॉइजनिंग के बारे में। और धतूरा पॉइजनिंग जो है वो फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से धतूरा पॉइजनिंग से आपकी थ्योरी एग्जाम में एसक्यू टाइप क्वेश्चन आता है। तो बात करते हैं धतूरा पॉइजनिंग के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए क्या धतूरा का जो पौधा होता है उसका कौन सा पार्ट पॉइजनस होता है, तो आप बोलेंगे सर धतूरा के सारे पार्ट्स जो हैं वो पॉइजनस है, आइदर लीफ, फ्लावर, स्टेम, फ्रूट, और फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं वो भी अलॉन्ग विद द रूट्स, ऑल पार्ट्स आर पॉइजनस। अब इसके जो सीड्स होते हैं उसका शेप कैसा होता है, किडनी शेप्ड होते हैं। और ये किसके जैसे दिखते हैं, ये कैप्सिकम सीड लाइक होते हैं। जो मिर्ची होती है उसके जो सीड्स होते हैं उसके जैसे ये धतूरा के सीड्स दिखते हैं। अब बात करते हैं कि धतूरा हम बोल रहे हैं पॉइजनस है, तो ऐसा धतूरा के अंदर होता क्या है जिसकी वजह से ये पॉइजनस होता है। तो आप याद रखेंगे धतूरा के अंदर होता है आह। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आह। HA कमिंग इन द धतूरा विल रिमाइंड यू दैट इट इज कंटेनिंग आह। क्या होता है, आह। और ऐसे भी याद रख सकते हैं ATR कमिंग इन द धतूरा is saying that it is related to atropine। ठीक है, अब धतूरा के अंदर आह करके हम याद रख रहे हैं, तो आह के अंदर जो ए है उससे क्या है, एट्रोपिन। एच से क्या है, हायोसिन, जिसे स्कोपोलामाइन भी बोलते हैं, और दूसरे एस से क्या है, हायोसायामिन। अब जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि एट्रोपिन जो होता है वो कैसा होता है, एंटीकोलिनर्जिक नेचर का होता है। एंटीकोलिनर्जिक मतलब कि ये क्या करेगा, पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्शंस करेगा। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ये क्या करेगा, कम करेगा। तो ऑब्वियसली जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि इट इज़ पैरासिम्पैथोलाइटिक और सिंपैथोमाइमेटिक। मतलब हमको जो भी सिंपैथेटिक एक्शंस होती हैं वो बढ़ी हुई मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या रहेंगी, कम रहेंगी। तो देखते हैं क्या क्या पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक एक्टिविटी है। जैसे अगर बात करें CNS के ऊपर, तो CNS के अंदर ये धतूरा पॉइजनिंग क्या करती है, डिलीरियम करा देती है हमारे अंदर। डिलीरियम में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो इर्रिलेवेंट टॉक करना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, इर्रिलेवेंट टॉक करना स्टार्ट कर देता है। मटर टॉक मतलब कुछ भी बड़बड़ करने लग जाता है, वो कुछ भी उटपटांग बातें करने लग जाता है, डिलीरियम में चला जाता है व्यक्ति। ये धतूरा पॉइजनिंग अगर उसको हुई है तो क्या हो जाएगा, डिलीरियम में चला जाएगा। इर्रिलेवेंट टॉक करेगा, बड़बड़ करेगा, उटपटांग बातें करेगा। और इसके अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर हमको देखने को मिलता है वो मिलता है डिलीरियम में, क्या मिलता है, पिन रोलिंग मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा थंब होता है और जो इंडेक्स फिंगर होती है उसके थ्रू ये क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि ये इन दोनों का मूवमेंट इस तरीके से करते हैं, थंब और इंडेक्स फिंगर का, जैसा लगता है कि ये इन्होंने किसी पिन को पकड़ा हुआ है और उसको क्या कर रहे हैं, ये घुमा रहे हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो पिन रोलिंग मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। इर्रिलेवेंट टॉक करते हैं, मटर्स कुछ भी बड़बड़ बोलने लग जाते हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या मिलता है, पिन रोलिंग मूवमेंट। शुरुआत में तो CNS का क्या होता है, स्टिमुलेशन, और उसके बाद क्या होता है, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है और ड्राउजीनेस में चला जाता है। ठीक है, पेशेंट क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, ड्राउजी हो जाता है। ठीक है, और अगर धतूरा पॉइजनिंग को हमने ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट जो है वो कोमा कंडीशन में भी जा सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब बात करते हैं आई के अंदर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। आई के अंदर क्या होगा, प्यूपिल्स जो होंगी वो डायलेटेड हो जाएंगी। अब धतूरा के अंदर जो D है उसी से रिलेटेड धतूरा पॉइजनिंग पेशेंट के अंदर हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आई के अंदर क्या मिलेगा, डायलेटेड प्यूपिल, और यहाँ पर क्या होता है, आई के मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को डबल विजन हो जाता है। तो यहाँ पे डिप्लोपिया देखने को मिलता है। और माउथ के अंदर क्या होगा, अब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है तो सलाइवेशन, सलाइवा सिक्रेट करने के लिए हमको पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या है, कम हो गई है। तो यहाँ पे सलाइवेशन प्रॉपर देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से माउथ कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और हमको बोलने के लिए भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मसल जो हैं वो बोलने वाली जो मसल्स हैं और जो GIT की जो मसल्स हैं वो प्रॉपर काम कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से
डिसफेजिया हो जाएगा और डिसआर्थरिया हो जाएगा। अब बात करते हैं हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। हार्ट के अंदर क्या है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई है, पैरासिम्पैथेटिक कम हो गई है, तो हार्ट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो लंग्स के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ चुकी है और पैरासिम्पैथेटिक कम हो गई है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगा। अब अगर बात करें जीआईटी पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा हमको, तो जीआईटी पर देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जब होती है तो जीआईटी की जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली काम करती हैं, उनके अंदर पेरिस्टालसिस प्रॉपर होता है, ना ज़्यादा ना कम। लेकिन अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो यहाँ पर पेरिस्टालसिस जो है वो प्रॉपर होगी, मसल जो है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी नहीं करेंगी, जिसकी वजह से डिक्रीज्ड पेरिस्टालसिस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। तो धतूरा पॉइजनिंग के पेशेंट में क्या मिलेगा हमको, कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद अगर बात करें किडनी सिस्टम या रीनल सिस्टम पे, तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, क्योंकि मसल जो है वो प्रॉपर एक्टिविटी शो नहीं कर रही है, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर की मसल जो है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम यूरिन पास नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो रिटेन होना स्टार्ट हो जाता है। यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर का क्या होने लग जाता है, डिस्टेंशन। तो डिस्टेंशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हमको देखने को मिलता है। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या है, बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर क्या मिला है हमको, टेकीकार्डिया, और जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। तो डायलेटेशन ऑफ द क्यूटेनियस वेसल्स देखने को मिलता है। तो डायलेटेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स की वजह से क्या होगा, जो हमारा फेस है वो कैसा दिखेगा, एकदम खून से भरा हुआ फ्लस्ड फेस यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी अगर प्रॉपर होगी तो हमारी बॉडी के अंदर स्वेटिंग जो है वो प्रॉपर होती रहेगी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या है, कम हो गई है, जिसकी वजह से अब जो स्वेट ग्लैंड है वो प्रॉपर काम कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से स्वेटिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या मेंटेन रहेगा, नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो कैसी हो जाएगी, ड्राई एंड हॉट। सो यहाँ पे धतूरा पॉइजनिंग के केस में हमको ड्राई हॉट स्किन देखने को मिलती है, पेशेंट जो है वो एकदम गर्म मिलता है हमको। और यहाँ पर जो गेट है उसका, जब पेशेंट चलता है तो वो कैसा चलेगा, इररिलेवेंट उसका गेट रहेगा, स्टेगरिंग गेट रहेगा, अनस्टेडी गेट रहेगा, जिसको बोलते हैं हम ड्रंकन गेट। धतूरा पॉइजनिंग के केस में अगर किसी पेशेंट की डेथ होती है तो वो किसकी वजह से होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस की वजह से, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी यहाँ पर बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी मसल जो हैं वो बहुत ही कम एक्टिविटी शो करती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, पैरालाइज्ड। अब बात करते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ धतूरा पॉइजन। तो धतूरा पॉइजन किस किस तरीके से लिया जा सकता है या दिया जा सकता है, आइदर थ्रू द कंजंक्टिवा और थ्रू द इनहेलेशन और थ्रू द माउथ और थ्रू द स्किन कॉन्टैक्ट। अब इनहेलेशन से कैसे लेंगे हम, जो भी ड्राइड लीव्स हैं या धतूरा के कोई भी पार्ट का जो ड्राई पार्ट है उसको अगर हम बर्न करेंगे तो उससे क्या निकलेगा, स्मोक निकलेगा, और वो स्मोक हम इनहेलेशन के थ्रू ले लेते हैं। कंजंक्टिवा के थ्रू कैसे ले सकते हैं, धतूरा के अंदर से अगर हम लिक्विड पार्ट निकालें, ठीक है, लीव्स के अंदर से या फ्लावर के अंदर से या रूट के अंदर से या स्टेम के अंदर से, किसी के अंदर से भी, और या फ्रूट के अंदर से, और उसका लिक्विड पार्ट अगर हम कंजंक्टिवा में डाल दें तो इस तरीके से भी पॉइजनिंग हो सकती है। या फिर हम उसको खा लें, किसी भी धतूरा के पार्ट को हम खा लें, मोस्टली सीड्स को खाते हैं, या धतूरा का कोई भी पार्ट हमारी स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो वो हमारे अंदर पॉइजनिंग करा सकता है। अब बात करते हैं फेटल डोज की। तो धतूरा के अंदर याद रखना धत-उरा। तो धत के अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 4, एंड उरा के अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 3। 4 + 3 कितना होता है, 70। तो 70 से अगर 100 सीड्स अगर कोई खा लेता है तो वो मर सकता है विदिन 24 आवर्स। तो फेटल पीरियड कितना है, 24 आवर्स का है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस इज मेनली बेस्ड ऑन द क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, लेकिन एक टेस्ट भी कर सकते हैं, रेडियो इम्यूनो एसे, उसमें क्या पता लगता है, एट्रोपिन का लेवल, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, मोस्टली जो है वो पेशेंट
खा लेता है धतूरा का कोई भी पार्ट तो जीआईटी में चला जाता है। तो जीआईटी से अगर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एमेसिस वोमिटिंग करा के हम उसको निकाल सकते हैं। तो एमेटिक्स का यूज़ करके, एमेटिक में हम यूज़ करते हैं KMnO4 का, या फिर हम उसको ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू हम बाहर निकाल सकते हैं, गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल पहले डालेंगे। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, जितना भी पॉइजनस पार्ट होगा उसको क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा, और फिर हम इस एक्टिवेटेड चारकोल को ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू स्टमक के अंदर से निकाल लेंगे। इसका एंटीडोट होता है जिसका नाम है फाइसोस्टिग्मिन। ये क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को वापस से नॉर्मल की तरफ ले आएगा। अब डोज कितना देना है हमको, 1 मिलीग्राम स्लोली देना है हमको IV लाइन के थ्रू। मोर देन 5 मिनट्स या इक्वल टू 5 मिनट्स के अंदर ये 1 mg का डोज जो है वो हमको देना है। ठीक है, ज़्यादा जल्दी नहीं देना है, स्लोली हमको देना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाने वाला है। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाने वाला है तो फाइसोस्टिग्मिन का जब हम डोज देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो पड़ता है हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए हम कंटिन्यूसली ECG मॉनिटरिंग करते रहेंगे, हार्ट की एक्टिविटी जो है वो प्रॉपरली चेक करते रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या हो सकता है, हार्ट ब्लॉक। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये क्या करा सकता है, हार्ट ब्लॉक करा सकता है। तो वो कंटिन्यूसली हम चेक करते रहेंगे ECG मॉनिटरिंग के थ्रू। अगर फाइसोस्टिग्मिन देने के बाद भी और सलाइवेशन उनके अंदर प्रॉपर नहीं है, ड्राई माउथ अभी भी है, तो अब हम क्या दे देंगे, पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन कैसे देंगे, सबक्यूटेनियसली, और कितना डोज देंगे, 5 mg का। तो P से क्या याद रखेंगे, 5 mg हम सबक्यूटेनियस डोज दे देंगे। इससे क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा पेशेंट को, प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएंगी, क्योंकि डायलेटेड प्यूपिल की वजह से क्या हो सकता है, ज़्यादा लाइट अंदर जाता है, आइज़ के अंदर क्या होगा, ज़्यादा लाइट जाएगा, तो ज़्यादा लाइट की वजह से क्या हो सकता है, डैमेज हो सकती है आइज़। तो सबसे पहले हमको प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, और जो माउथ है वो ड्राई है, तो ड्राई माउथ की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वेट माउथ। तो पाइलोकार्पिन क्या करती है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, और जो हमारा माउथ है उसको क्या करेगी, वेट कर देगी। ठीक है, प्रॉपर सलाइवेशन करा देगी। अब क्या हुआ था, सिम्टम्स के अंदर हमने देखा था कि बॉडी जो है वो पूरी कैसी हो गई थी, हॉट हो गई थी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया था। तो वापस से हमको क्या करना है, बॉडी को कूल करना है, नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ लेके आना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेपिड स्पंज बाथ। इसमें क्या करते हैं, हम ठंडे कपड़े को हेड के ऊपर रखते हैं, तो इससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद पूरी बॉडी को नॉर्मल करने के लिए, काम डाउन करने के लिए हम क्या दे देते हैं, डाइजेपाम। अब डाइजेपाम कैसे दे सकते हैं, 5 mg ओरल BD फॉर 2 days, दिन में 2 बार देंगे 2 दिन तक, या फिर 2 mg IV या इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं BD फॉर 2 days। अब जो यूरिनरी रिटेंशन हो रहा था उसको कम करने के लिए यूरिनरी रिटेंशन की वजह से क्या हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो डैमेज हो सकता है। तो यूरिनरी जो रिटेंशन हुआ है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कैथेटराइजेशन, फॉलीज कैथेटर डालते हैं हम यूरिथ्रा के थ्रू, और जितना भी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हुआ है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब क्या होता है, इसमें डेथ किसकी वजह से होती है, रेस्पिरेटरी मसल्स की पैरालिसिस की वजह से डेथ होती है। तो अब हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन यहाँ पर प्रॉपर नहीं होता है तो ऑक्सीजन इनहेलेशन देंगे या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे इफ़ नीडेड। इतनी सब तामझाम करने के बाद भी अगर पेशेंट के अंदर रिलीफ नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन का इनहेलेशन देंगे या फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कराने की व्यवस्था करेंगे। अब बात करते हैं, ऐसे पेशेंट अगर एक्सपायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है इनकी, तो हम PM फाइंडिंग्स में क्या देखेंगे, तो एक्सटर्नली तो हमको दिखेंगे एसफिक्सियल साइंस, क्योंकि इनकी जो डेथ होती है वो किसकी वजह से होती है, रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस की वजह से। तो यहाँ पे एसफिक्सिया की वजह से डेथ होती है, रेस्पिरेटरी मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी तो ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी में मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को एसफिक्सिया, और एसफिक्सिया की वजह से जो डेथ होगी तो इसमें हमको जो एक्सटर्नल साइंस देखने को मिलेंगे वो एसफिक्सियल डेथ के साइंस हमको देखने को मिलेंगे। और इंटरनली अगर बात करें तो पेशेंट ने जो है वो अगर खाया होगा, सीड्स खाए होंगे या कुछ भी खाया होगा तो वो हमको स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको मिल जाएंगे। जब हम कट करके देखेंगे स्टमक इंटेस्टाइन को तो यहाँ पे हमको सीड्स देखने को मिलेंगे। अगर लंग्स की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो लंग्स कैसे हो जाएंगे, एडिमेटस एंड कंजस्टेड, उनके अंदर क्या होगा, पानी भर जाएगा।
लंग्स के अंदर, और वो कैसे हो जाएंगे, एडी मेटर्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट के अंदर जो एंडोकार्डियम है, दिस इज द एंडोकार्डियम, जो एंडोकार्डियम है उसके अंदर पेटिकल हेमरेजेस हमको देखने को मिलते हैं। अगर स्टमक की लाइनिंग अगर हम देखेंगे, स्टमक की लाइनिंग जो म्यूकोसल लाइनिंग है वो कैसी दिखेगी, हमको इन्फ्लेम्ड दिखेगी। जो भी पॉइजन लिया है वो किसके थ्रू लिया है, ओरल रूट के थ्रू लिया है, और ओरल रूट के थ्रू अगर लिया है तो यहाँ पर स्टमक के अंदर जो लाइनिंग है वो कैसी दिखेगी, हमको इन्फ्लेम्ड दिखेगी। अब बात करते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में। तो इंसान जो है वो इसका मेनली यूज़ स्टूपीफाइंग पॉइजन की तरह यूज़ करता है। स्टूपीफाइंग पॉइजन मतलब कि हम किसी को भी खिला देते हैं तो उसके सोचने समझने की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब हम इस इंसान से कुछ भी काम करा सकते हैं, इसको हम बुद्धू बना के चोरी कर सकते हैं, किडनैपिंग कर सकते हैं इनका, और रेप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंड वेरी ओकेशनली इट इज़ यूज्ड एज अ सुसाइडल पॉइजन। और क्रिमिनल एबॉर्शन के लिए बहुत ही ओकेशनली इसको यूज़ करते हैं, सुसाइडल के लिए बहुत कम, और क्रिमिनल एबॉर्शन के लिए बहुत कम यूज़ करते हैं। वेरी रेयर इन होमिसाइड एक्ट, मर्डर के लिए तो बहुत ही कम इसका यूज़ किया जाता है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इज़ वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या समझ के खा लेते हैं इन सीड्स को, चिल्ली सीड्स समझ के खा लेते हैं, गलत फहमी की वजह से ये एक्सीडेंटल पॉइजन बन जाता है। अब बात करते हैं मेडिसिनल के तौर पे भी इसका यूज़ किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो मेडिसिनल के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर द अस्थमा, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, फ्लू लाइक सिम्टम्स जो हैं वो उसको रिलीव करने के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए। तो क्या होता है कि जो ड्राइड लीव्स होती है उनका जो स्मोक होता है वो अगर लेंगे तो हम अस्थमा से, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से, फ्लू लाइक सिम्टम्स और जो पेन है उससे हम बच सकते हैं। और एज एडल्ट्रेंट यूज़ करते हैं, जो लीकर होती है, जो एल्कोहल होता है उसके अंदर इसको मिक्स करके। इससे क्या फ़ायदा होता है कि व्यक्ति को जो है वो तुरंत नशा होने लग जाता है, इसका किक इफेक्ट जो है वो बढ़ा देता है। So my dear friends, this is all about the Dhatura poisoning. If you really gained something from this video, then please share this video as much as possible to your needy friends. And in the last, thanks for watching this video and I wish you all the very best for your bright future.